हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो मैथ पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर कराएंगे जो कि सीटेट पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है, दोनों पेपर के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है तो महत्वपूर्ण है। आने वाला जो सीटेट एग्जाम जुलाई 2025 में है तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए हम पहले क्वेश्चन पर देखेंगे, यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी विधि के अंतर्गत यदि निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों को, यानी कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो ऐसी कौन सी विधि होगी। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन देखिए। तो पहला ऑप्शन है कि आगमन विधि में, यानी ऐसा होता है तो ये आगमन विधि में होता है, या खोज विधि में होता है, या निगमन विधि में होता है, या फिर इकाई योजना विधि में होता है। तो देखिएगा कि इसमें कहा क्या गया है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो देखिएगा, ऐसी विधि जब होती है तो ये विधि कहलाती है इकाई योजना विधि, यानी योजना बनाना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है, यानी पुरानी शाखा कौन सी है। गणित की सभी शाखाओं में तो जो सबसे पुरानी शाखा है तो वो कौन सी शाखा है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि रेखा गणित, सेकंड है अंक गणित, सी है सांख्यिकी तथा डी है बीजगणित। तो देखिएगा कि गणित की सभी शाखाओं में इसमें पूछा गया है कि प्राचीनतम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। यानी गणित की सभी शाखाओं में जो सबसे पुरानी शाखा है तो वो है सांख्यिकी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर, यानी माध्यमिक स्तर पर तो अंकगणित शिक्षण विधि क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि प्रायोगिक विधि, यानी माध्यमिक स्तर पर तो अंकगणित शिक्षण विधि जो है तो वो प्रायोगिक विधि होगी, या विश्लेषण व संश्लेषण विधि होगी, या आगमन निगमन विधि होगी, या फिर उपर्युक्त सभी होगी। तो देखिएगा कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि जो है तो वो है आगमन व निगमन विधि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि जो है तो वो है आगमन व निगमन विधि। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। अब रेखा गणित के लिए जो है तो सबसे अच्छी विधि, सर्वाधिक प्रमुख विधि तो वो कौन सी है। तो पहला है क्या, निगमन विधि, बी है आगमन विधि, सी है खोज विधि तथा डी है व्याख्यान विधि। तो देखिएगा कि रेखा गणित हेतु जो सबसे अच्छी विधि है, सबसे प्रमुख विधि है तो वो है आगमन विधि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। अब इसमें पूछा गया है कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना तो किसने किया है। तो पहला है ब्रह्मगुप्त ने, बी है बराहमिहिर ने, सी है आर्यभट्ट ने तथा डी है रामानुजन ने। तो देखिए कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना तो इसे किया है आर्यभट्ट ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। अब इसमें पूछा गया है कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में तो कौन सा तथ्य जो होगा तो वो गलत होगा। तो पहला है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है, यानी संश्लेषण विधि के संदर्भ में तो ये तथ्य गलत होगा कि यह जो है एक वैज्ञानिक विधि है, या फिर यह रटने की विधि है, सी है कि विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, या डी है कि इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो देखिए कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में तो इसे पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो वो गलत है। तो गलत कथन ये है कि इसमें विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संश्लेषण विधि के संदर्भ में तो इसमें कौन सा कथन पूछा गया है कि कौन सा तथ्य गलत है, तो तथ्य यही गलत है कि विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। अब देखिए कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि क्या है कि जिसमें क्या देखा जाए। तो पहला है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन की विधि, यानी एक अच्छी मूल्यांकन विधि, एक अच्छी गणना विधि जो है तो वह है कि जिसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की देखी जाए, या फिर शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि है। यानी एक अच्छी मूल्यांकन विधि जो है तो वो शिक्षण हेतु जो अपनाई जाने वाली विधि है तो वो है, या फिर पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि है, या उपर्युक्त तो सभी है। तो देखिएगा कि इसमें कहा गया है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि, कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि क्या है जिसमें देखा जाए। तो देखिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि वही होगी कि जिसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, अब वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ज्ञान का, बी है अवबोध का, सी है कौशल का, तथा डी है ज्ञानोपयोग का। तो देखिए छात्र जो है तो वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, तो वह इसमें पूछा गया है कि किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वह करता है अवबोध का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, अब वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो देखिएगा यह वह करता है अवबोध का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। अब ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए तो अध्यापक को कौन सी विधि का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि विश्लेषण विधि का, बी है आगमन विधि का, सी है व्याख्यान विधि का, तथा डी है निगमन विधि का। तो देखिए कि ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए तो अध्यापक को जो है तो विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यह सिद्धांत लागू होता है, यानी ये सिद्धांत जो है तो किस विधि में लागू होता है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए लेकिन उनको अधिक से अधिक स्वयं सोच करने के लिए, यानी स्वयं प्रेरित करने के लिए, स्वयं प्रयोग करने के लिए तो सिद्धांत कौन सी विधि में लागू होता है। तो आइए देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है कि निगमन विधि में, उसके बाद बी है आगमन विधि में, सी है प्रोजेक्ट विधि में, तथा डी है कि ह्यूरिस्टिक विधि में। तो देखिए ऐसा लागू होता है ह्यूरिस्टिक विधि में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, यानी शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान है तो वो कौन सा है। तो पहला है मूल्यांकन, बी है उद्देश्य, सी है अधिगम, तथा डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा कि शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान होता है तो वो होता है मूल्यांकन, यानी सभी जो है सभी विधियों का प्रयोग करने के बाद में तो लास्ट में क्या किया जाता है कि मूल्यांकन किया जाता है, गणना किया जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान होता है तो वो होता है मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो पहला है कि इकाई विधि का, बी है निगमन विधि का, सी है संश्लेषण विधि का, तथा डी है आगमन विधि का। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो देखिए कि प्रयोगशाला विधि जो है तो वो आगमन विधि का विस्तृत रूप है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है दूरगामी, यानी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य तो दूरगामी होते हैं या दूरगामी नहीं होते हैं, या पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, या फिर मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो देखिएगा कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो होते हैं तो वो होते हैं दूरगामी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है, यानी गणित शिक्षण में तो पाठ्यपुस्तकों का उपयोग जो है तो किस कारण से किया जाता है। तो पहला है कि प्रायोगिक कार्यों हेतु,
या प्रस्तावना हेतु या उदाहरण एवं चित्रों हेतु या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग जो है तो इन सभी के लिए किया जाता है, यानी प्रायोगिक कार्यों हेतु भी किया जाता है, उसके बाद प्रस्तावना हेतु भी किया जाता है तथा उदाहरण एवं चित्रों हेतु भी किया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो पहला है प्लेटो, बी है आर्यभट्ट, सी है न्यूटन तथा डी है सीवी रमन। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। यानी किसी वृत्त के परिधि व व्यास में जब संबंध स्थापित करना होगा तो इसमें कौन सी विधि जो है तो सहायक होगी, सहायता करेगी। तो पहला वाला ऑप्शन है संश्लेषण विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है देखिएगा कि आगमन विधि या डी है प्रदर्शन विधि। तो देखिए किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करने के लिए तो सबसे जो उपर्युक्त विधि जो होगी तो वो होगी प्रयोगात्मक विधि, यानी जो सबसे सहायक विधि होगी तो वो होगी प्रयोगात्मक विधि। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, तो इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। तो देखिएगा इसमें जो है प्रयोगात्मक विधि सहायक होगी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। अब सिद्धांत को समझने के बाद क्या करना चाहिए कि गणित शिक्षण जो है तो छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि। तो सिद्धांत को समझने के बाद तो क्या करना चाहिए कि शुद्धता से हल करवाना चाहिए, या फिर निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना चाहिए, या सी है कि लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए, या डी है कि शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। तो क्यों रखती हैं। पहला है मूलभूत क्रियाओं से, बी है एकीक नियम से, सी है दशमलव भिन्न से तथा डी है उपर्युक्त सभी से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मूलभूत क्रियाओं से, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां जो संबंध रखती हैं तो वो रखती हैं मूलभूत क्रियाओं से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि निगमन विधि का उपयोग है। अब निगमन विधि का उपयोग क्यों है। पहला है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, या फिर सूत्र का प्रयोग करना। तो देखिएगा कि निगमन विधि का उपयोग जो है तो वो सूत्र का प्रयोग करने के लिए है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि एचिसन ने, बी है रॉबर्ट बुश ने, सी है एलन ने, या मोरिसन ने। तो देखिए कि इकाई उपागम जो है तो इसे दिया है मोरिसन ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया। तो देखिएगा अभी हमने बताया कि मोरिसन ने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी। अब कुहक गणित ग्रंथ की रचना इसमें पूछा गया है कि किसने किया था। तो पहला है कि वराहमिहिर ने, बी है महावीराचार्य ने, सी है ब्रह्मगुप्त ने तथा डी है श्रीधराचार्य ने। तो कुहक गणित ग्रंथ की रचना करने वाले हैं ब्रह्मगुप्त। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। यानी देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित तो कौन सी विधि है। तो पहला है प्रदर्शन विधि, बी है प्रयोगशाला विधि, सी है विश्लेषणात्मक विधि तथा डी है संश्लेषणात्मक विधि। तो देखिए कि देखो सुनो तथा समझो सिद्धांत पर आधारित जो विधि है तो वो है प्रदर्शन विधि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि जो होगी तो वो कौन सी विधि होगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आगमन विधि, सेकंड है संश्लेषण विधि, सी है विश्लेषण विधि तथा डी है निगमन विधि।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है कि जेकब एल मारेनो का संबंध तो किस विधि से है। अब इसमें कहा गया है कि जेकब एल मारेनो का संबंध जो है तो वो किस विधि से है। तो पहला है कि प्रश्नोत्तर विधि से, बी है सूक्ष्म शिक्षण विधि से, सी है समाज मिति विधि से, या व्यक्ति अध्ययन विधि से। तो देखिएगा कि जेकब एल मारेनो का संबंध जो है तो वो है समाज मिति विधि से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज मिति विधि से। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 30 जो है तो वो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछा गया है कि गणित सार संग्रह की रचना तो किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है कि महावीराचार्य ने, बी है श्रीधराचार्य ने, सी है भास्कराचार्य ने, तथा डी है गणेशाचार्य ने। तो देखिए गणित सार संग्रह की रचना जो करने वाले हैं तो वो है महावीराचार्य। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।